ताजमहल 400 साल पहले बनाया हुआ इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त मास्टरपीस है जो आज भी पूरी मजबूती से खड़ा है। इसकी टेक्नोलॉजी को देखने के बाद साइंटिस्ट आज भी ऐसा मानते हैं कि शायद ही आज फिर से ऐसी बिल्डिंग बनाई जा सके। जितना अट्रैक्टिव ताजमहल देखने में लगता है उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव इसकी इंजीनियरिंग है और शायद इसी वजह से यह आज दुनिया के 7वें अजूबे में शामिल है। इस वीडियो में हम ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बेहतरीन इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है और इसका साइट सिलेक्शन भी एक बहुत ही टेक्निकल डिसीजन था। यदि आप इस्लामिक आर्किटेक्चर को देखते हो तो ये मोस्टली गार्डन के सेंटर में बने हुए हैं, लेकिन ताजमहल की हम सैटेलाइट इमेज देखें तो यह गार्डन के सेंटर में नहीं बल्कि गार्डन के नॉर्थ में बना हुआ है। तो क्या यह एक मिस्टेक थी इस्लामिक आर्किटेक्चर की या एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग? यदि इन सैटेलाइट इमेज को थोड़ा ऊपर से देखें तो यहाँ पर भी आपको एक परफेक्ट सिमेट्री दिखाई देगी। ताजमहल के जस्ट ऑपोजिट साइड में एक और सेम टू सेम ऐसा ही गार्डन बना हुआ है जिसका नाम है मेहता बाग गार्डन, जो सेम साइज और सेम स्क्वायर में है। और आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग से हमें पता चला कि उस टाइम के इंजीनियर्स ने नदी और इस गार्डन को भी इसी ताजमहल का ही पार्ट बनाया है। और इस हिसाब से देखा जाए तो ताजमहल गार्डन के एकदम सेंटर में बना हुआ है। और ताजमहल को मेहता बाग गार्डन से देखा जाए तो यहाँ से भी यह एक शानदार लुक देता है। इसके साथ नदी से यदि आप ताज को देखोगे तो नदी में ताज का शानदार रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो असल में इंजीनियर्स के दिमाग में ब्रिलियंट विजुअल्स थे ताजमहल को लेकर कि यह बनने के बाद में कौन सी साइड से कैसा दिखेगा। ताजमहल का फाउंडेशन इतना मजबूत है कि अर्थक्वेक, फ्लड्स और भारी बारिश की सिचुएशन में भी यह शान से खड़ा रह सकता है। ताजमहल के फाउंडेशन का आइडिया मिलिट्री फाउंडेशन और सिविल इंजीनियरिंग से लिया गया है जो इनडिस्ट्रक्टेबल है। नदी के आसपास के एरिया में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करना बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि एक तो पानी की वजह से मिट्टी का कटाव होता रहता है और ऊपर से फिसलन भरी मिट्टी जो किसी भी फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इंजीनियर्स ने सोचा क्यों ना एक ऐसा फाउंडेशन बनाया जाए जो पानी की वजह से कमजोर ना हो बल्कि मजबूत होता जाए। तो इंजीनियर ने सबसे पहले चैलेंज लिया कि जमीन को तब तक खुदाई की जाए जब तक मजबूत मिट्टी या स्ट्रॉन्ग रॉक ना आ जाए। जिस तरीके से आज के टाइम में हम बिल्डिंग बनाने से पहले स्ट्रॉन्ग बीम बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से ताजमहल के फाउंडेशन में स्ट्रॉन्ग बीम्स के लिए कुएं खुदाए गए और कुओं को तब तक खोदा गया जब तक कि स्ट्रॉन्ग रॉक की मोटी लेयर ना मिल जाए। और लगभग 15 से 20 मीटर की खुदाई के बाद सेवरल मीटर मोटाई वाली रॉक की लेयर मिली। 1632 में जब ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम तक सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। तो इंजीनियर्स को एक ऐसे मोर्टार की जरूरत थी जो स्ट्रॉन्ग भी हो और पानी के साथ में मजबूती से टिका रहे। तो उस टाइम तक एज ए मोर्टार लाइम ही था जिसको चूना बोला जाता है, और आज भी बहुत सारे लोगों की चॉइस सीमेंट की जगह चूना ही होता है। कुआं बनाने के लिए सबसे पहले राउंड शेप में वॉल बनाई गई और फिर इसमें वुडन पाइलिंग की लेयर सेट की गई और सेंटर में एक लकड़ी की शाफ्ट सेट की गई और फिर चारों तरफ छोटे छोटे पत्थरों को भी भरा गया और साथ में चूना को भी भरा गया। फिर एक और वुडन पाइलिंग सेट की गई और फिर से लाइम और पत्थरों को साथ में भरा गया। इन छोटे छोटे पत्थरों को मलबा भी बोलते हैं। इस तरीके से 100 से भी ज्यादा कुएं बनाकर एक मजबूत फाउंडेशन तैयार किया गया जिस पर ताजमहल को बनाया गया। अरे यह क्या हुआ? यदि इस टाइप का फाउंडेशन हमने बनाया होता तो कुछ ही टाइम बाद में ताजमहल गिर जाएगा। और यह विजन आज से 400 साल पहले इंजीनियर्स के पास में था, क्योंकि जो लाइमस्टोन मुगल बादशाह शाहजहां के इंजीनियर्स ने यूज में लिया था उसको जब इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से चेक किया गया तो काफी शॉकिंग रिजल्ट निकल कर आए। लाइमस्टोन में बहुत सारे स्मॉल ग्रेन्स, प्लांट डेब्रीज पाए गए जिनमें मोस्टली शुगर, काली मिर्च, चने का आटा और कुछ लोकल फ्रूट्स और ट्री रेजिन्स, जिसको पेड़ से निकलने वाला गोंद भी बोला जाता है, जो आई थिंक आपने ट्रीज पे चिपका हुआ देखा होगा। इन सब को चूने के साथ में मिलाकर फिर वेल में मलबे के साथ में भरा गया और कुएं से एक शाफ्ट को बाहर निकाला गया और इस तरीके से हंड्रेड्स ऑफ कुओं से एक स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर बनाया गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन वेल के अंदर लकड़ी एक मेन कंपोनेंट है और रिवर के पानी की वजह से यह जो वेल है उनके चारों तरफ पानी भरा रहता है और यह पानी एक ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और वेल में लगी हुई लकड़ी पानी में हमेशा भीगी हुई रहती है और लकड़ी पानी में ज्यादा मजबूती से रह सकती है जब तक उसको ऑक्सीजन ना मिले। तो यहाँ पर ताजमहल का फाउंडेशन यमुना नदी के पानी से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, लेकिन आज के टाइम में इंजीनियर्स के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी है कि यमुना नदी का पानी सूख रहा है, जिसकी वजह से लकड़ी धीरे धीरे सूखने लगेगी जो फाउंडेशन में इनस्टेबिलिटीज क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पर फाउंडेशन की रेगुलर वॉचिंग रखी जाती है। यमुना रिवर के आसपास के एरिया में भी यदि आप घूमने जाते हो तो आपको वहां पर ऐसे कुएं बने हुए दिख जाएंगे जो शायद मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बनाए गए थे।
कुएं के ऊपर जो शाफ्ट है इनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ब्रिक्स का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया गया जो एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट से कनेक्ट होते हुए एक आर्च बनाती है और इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी आर्चेज और टनल्स बनाए जाते हैं। ताजमहल की बिल्डिंग का वेट 25,000 टन तक है जो पर स्क्वायर मीटर में 25 टन का प्रेशर डालता है। तो इतने हेवी वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया गया। वेल को सपोर्ट करने के लिए लाइम का फिर से एक बेड बनाया गया और इसी तरीके से मलबे का एक और फाउंडेशन तैयार किया गया इन आर्चेज के अराउंड। इस तरीके से ताजमहल का मजबूत फाउंडेशन बनके तैयार हुआ जिसके ऊपर फिर से ब्रिक्स की एक और लेयर बनाई गई और इस लेयर के ऊपर ताजमहल की मेन बिल्डिंग का बेस बनाया गया जो लगभग 7 मीटर की हाइट का है। अब यहाँ से ताजमहल की मेन बिल्डिंग बनना स्टार्ट होती है जो वाकई में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत इन्वेंशन है। आपके यहाँ पर एक डाउट आ सकता है कि आज के मॉडर्न इंजीनियर्स को यह कैसे पता चला कि फाउंडेशन कैसे बनाया गया था, क्या हमने इसकी खुदाई की थी? नहीं, ऐसा नहीं है। इस फाउंडेशन का पता करने के लिए जियोग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन की जाती है जिसमें जियो रडार जैसे डिवाइसेस होते हैं जो जमीन के अंदर पल्सेस भेजते हैं और चेक करते हैं कि कितनी पल्स वापस रिफ्लेक्ट होकर आती है और इसी बेस के ऊपर जमीन के अंदर लेयर्स की जांच की जाती है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को हमारे एनिमेशन के कोर्स को लेकर। कुछ लोग बोल रहे हैं हमें ह्यूमन एनाटॉमी सीखना है, कुछ बोल रहे हैं हमें इंजीनियरिंग एनिमेशन सीखना है और सब लोगों की अलग अलग डिमांड रहती है। तो उन सभी से मेरा कहना है कि आपको जिस भी टाइप का एनिमेशन सीखना है आप हमारे एडवांस 3D एनिमेशन के कोर्स से सीख पाओगे जहां पर हमने A to Z 3D एनिमेशन को कवर किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारी 3D कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है कि जब लोगों के काम को और उनके आइडिया को आप देखोगे तो आपका दिमाग भी क्रिएटिव थिंकिंग की स्टेज पर पहुंच जाएगा और साथ में आपको भी मल्टीपल अर्निंग के रास्ते दिखाई देने लगेंगे। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। आपका मोस्ट वेलकम है हमारी 3D कम्युनिटी में। ताजमहल की पूरी हाइट 73 मीटर है और यह एक परफेक्ट सिमेट्रिकल बिल्डिंग है। आप ताजमहल को किसी भी साइड से देखो यह सेम ही दिखता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ताजमहल को चांद से देखो या 2 सेंटीमीटर की दूरी से देखो, यह आपको एकदम परफेक्ट सिमेट्रिकल दिखेगा। इसकी मेन बिल्डिंग एक परफेक्ट क्यूब है जो हर साइड में 58 मीटर स्ट्रेच हो रखा है। ताजमहल बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट करता है जिसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट है इसके डोम का स्ट्रक्चर जिसका डायमीटर 18 मीटर है। जब आप पूरी बिल्डिंग को बाहर से देखते हो तो इसकी हाइट 73 मीटर है, लेकिन जैसे ही आप इसको अंदर से देखते हो तो अंदर से इसके डोम की हाइट बेस से ओनली 35 मीटर है और आउटर डोम यहाँ से 38 मीटर की हाइट पर और ऊपर बना हुआ है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर डबल डोम स्ट्रक्चर यूज हुआ है। ताजमहल को बनाने में सिर्फ 18 इयर्स का टाइम लगा, जबकि आज के मॉडर्न साइंस का मानना है कि ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने में 100 से भी ज्यादा साल का टाइम लग सकता है। लेकिन पुराने टाइम के इंजीनियर्स ने इसके कंस्ट्रक्शन को फास्ट करने के लिए डबल डोम डिजाइन को यूज किया। इनर डोम सिर्फ 35 मीटर हाइट पे बना हुआ है जो बाहर के डोम को बेस प्रोवाइड करवाता है। आउटर डोम इनर डोम के 38 मीटर ऊपर बना हुआ है। आउटर डोम को फास्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ एक सिलेंड्रिकल शेप खड़ा किया गया और फिर इसको एक परफेक्ट डोम का शेप प्रोवाइड किया गया। इनर डोम और आउटर डोम के बीच में एक खाली गैप रखा हुआ है जो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है जो ताजमहल के सेंट्रल चेंबर को गर्म होने से बचाता है। इनर डोम की हाइट कम रखने का एक रीजन यह भी है कि अंदर बैठकर कोई बात करे तो इको कम हो। एक सबसे बड़ा भ्रम यह भी है कि ताजमहल को व्हाइट मार्बल से बनाया गया है, पर ऐसा नहीं है। ताजमहल की पूरी बिल्डिंग को ईंटों से ही बनाया गया है ताकि इसके कंस्ट्रक्शन को फास्ट किया जा सके और फिर इसके ऊपर 8 से 10 इंच थिक व्हाइट मार्बल की लेयर सेट की गई है। अब ताजमहल का डोम वैसे तो आपको परफेक्ट सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है। यदि हम इस डोम को डिवाइड कर दे 2 हिस्सों में तो इसके लेफ्ट का पार्ट स्लाइटली राइट के पार्ट से हल्का सा बड़ा है। अब ऐसा क्यों है इसके पीछे रीजन का तो पता नहीं है, लेकिन मॉडर्न साइंस ऐसा मानती है कि शायद यह कोई एक ह्यूमन मिस्टेक ही थी। ताजमहल में जो व्हाइट मार्बल लगा हुआ है वह राजस्थान के मकराना शहर से लाया हुआ है जो डोलामाइट से बना हुआ है और यहाँ का मार्बल वर्ल्ड वाइड फेमस है। इस व्हाइट मार्बल की खास बात यह है कि यह लाइट के साथ में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करता है और इसी वजह से ताजमहल दिन के अलग अलग टाइम में अपना कलर भी चेंज करता रहता है। लेकिन यदि आप इस मार्बल को नजदीक से देखोगे तो इसमें कुछ डिजाइन बनी हुई है और यह डिजाइन कोई कलर से नहीं बनाई गई है। यहाँ पर असल में जेम स्टोन यूज किया गया है मार्बल के अंदर। ऐसी डिजाइन बनाने के लिए मार्बल के अंदर ऐसी जगह बनाई जाती है और फिर मोर्टार से स्टोन को अंदर चिपका दिया जाता है
और ताजमहल के अंदर जो स्टोन यूज हुआ है उसको एग्जामिन करने से पता चला कि इसमें कुछ स्टोन ही इंडिया में मिले हैं, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड से मंगवाए गए, जिसमें अफगानिस्तान, अफ्रीका, ईरान जैसे देश भी शामिल हैं। लेकिन आज के टाइम में ताजमहल का मार्बल स्ट्रगल कर रहा है हमारी वजह से। ताजमहल के आसपास में फैक्ट्रियां और गाड़ियों के पोल्यूशन से इसका मार्बल येलो होता जा रहा है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका पूरा ख्याल रखते हैं और रेगुलर क्लीन करते रहते हैं, और इसको क्लीन करने के लिए बेहतरीन एशियन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसका नाम है मुल्तानी मिट्टी। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रिसर्च करने पर पता चला कि मुल्तानी मिट्टी के अंदर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल होते हैं जो आज के टाइम के टॉक्सिन्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वापस ओरिजिनल प्योरिटी को रीस्टोर करते हैं। तो खासकर जो बॉयज और गर्ल्स कॉस्मेटिक्स पर बहुत पैसा फेंकते हैं ब्यूटी के लिए, वह मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हैं, जिसने ताजमहल को 400 सालों से इतना चमकदार बना रखा है। तो हमारी तो उम्र ही कितनी है। यदि आप ताजमहल के मेन क्यूब का स्ट्रक्चर देखोगे तो यह ऑक्टागोनल शेप में बना हुआ है, जिसको हस्तबिस्त डिजाइन भी बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ताजमहल के अंदर यह हस्तबिस्त डिजाइन आपको हर जगह देखने को मिलेगी। सेंट्रल चेंबर की डिजाइन भी कुछ ऐसी ही बनी हुई है जो ऑक्टागोनल शेप में है, जिसमें टोटल 8 चेंबर बने हुए हैं। इसके अलावा यदि ताजमहल की छत को हम दूर करें तो इसके कॉर्नर में भी कुछ ऑक्टागोनल शेप में रूम बने हुए हैं, और इन सभी रूम में भी टोटल 8 दरवाजे बने हुए हैं। ताजमहल का जो मेन एंट्रेंस गेट है जिसको ईवान बोलते हैं, इसके पीछे भी एक रूम बना हुआ है, और इस रूम में एंटर होते ही आपको 3 गेट दिख जाएंगे। एक गेट सेंट्रल चेंबर में जाता है जहां पर मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की फेक कब्र बनी हुई है, और 2 साइड में गेट जाते हैं दोनों कॉर्नर में बने हुए ऑक्टागोनल शेप वाले रूम तक। यह रूम भी सेंट्रल चेंबर से कनेक्ट होते हैं, इसके साथ में ईवान के पीछे बने हुए रूम से भी कनेक्ट होते हैं। अब ताजमहल की हस्तबिस्त डिजाइन के पीछे मेन रीजन इस्लामिक कल्चर को बताया जाता है, और जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स है उनका भी यही कहना है कि अकॉर्डिंग टू कुरान स्वर्ग के 8 दरवाजे हैं, और उन्हीं के आधार पर ताजमहल को डिजाइन किया गया है। और यही सेम टू सेम पैटर्न ताजमहल के गार्डन में भी देखने को मिलता है, जिसको 4 बाग गार्डन बोलते हैं, जिसमें 4 जलधाराएं और 4 बाग होते हैं जो स्वर्ग के 8 खंड का प्रतीक है। जब आप ताजमहल के एंट्रेंस से एंटर होते हुए सेंट्रल चेंबर में पहुंचते हो जहां पर मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की कब्र बनी हुई है, यह असल में फेक टॉम्ब है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इनको सिर्फ डिजाइन के पर्पज से ही बनाया गया है। इस टॉम्ब पर बहुत हाई लेवल की टेक्सचरिंग की गई है, जिसको यदि हम इस 3D एनिमेटेड वीडियो में बनाएं तो हमें भी कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा इस वीडियो को प्रोड्यूस करने में। असल में शाहजहां और मुमताज की कब्र इस चेंबर के नीचे एक और चेंबर बना हुआ है जहां पर ओरिजिनल कब्र है। जैसे ही आप मेन गेट से एंटर होते हो तो नीचे की तरफ कुछ ऐसा रास्ता जाता है जो मेन टॉम्ब तक पहुंचता है, जहां पर पब्लिक को जाना अलाउड नहीं है। ताजमहल को लेकर एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यह भी है कि इसके नीचे 22 कमरे बने हुए हैं, तो चलिए आज उनको भी देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, हमें एक्चुअल में ओरिजिनल फोटोज इन रूम की कहीं पर भी नहीं मिली है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इंजीनियर के इंटरव्यू और उनके द्वारा शेयर की हुई कुछ इमेजेस के आधार पर ही हमने रूम को हमारी इमेजिनेशन से ही डिजाइन किया है। हो सकता है कि रियलिटी में यह अलग दिखाई देते हैं। जैसे ही आप इस गेट को ओपन करके एंटर होते हैं तो आपको अंदर एक और गेट दिखाई दे जाएगा, और यह गेट आपको सीधा उन 22 कमरों तक पहुंचा देगा। और जैसे ही हम एंटर होते हैं तो यह कमरे आपको दिख जाएंगे। इन कमरों में कोई भी मार्बल का यूज नहीं हुआ है, और असल में यह कमरे नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे चेंबर बने हुए हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और कुछ ऐसे टनल्स बनाते हैं। और इनका असली पर्पज यह है कि यह एक तो पूरी बिल्डिंग के वेट को डिस्ट्रीब्यूट सिमेट्रिकली करते हैं, और दूसरा रीजन है वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि ताजमहल एक रिवर के किनारे बना हुआ है तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल इंक्रीज होना एक नॉर्मल सी बात है, जिसकी वजह से बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है। और इन टनल से एयर का सर्कुलेशन आसानी से हो सकता है, जिससे इसके ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। वैसे इन रूम को कोई भी स्पेशल पर्पज से नहीं बनाया गया है, यह ताजमहल के बेस का ही पार्ट है। ताजमहल के चारों कॉर्नर पर 4 मीनार बनी हुई है जो फिर से एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करती है, जो यह दिखाती है कि ताजमहल एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। यह मीनार स्लाइटली आउटसाइड में झुकी हुई है, जिसके पीछे एक बड़ा रीजन बताया जाता है कि यदि अर्थक्वेक या कोई भी इन्वायरमेंटल डिजास्टर होता है तो मीनार गिर भी जाए तो मकबरे को नुकसान ना पहुंचाए, यह बाहर की तरफ ही गिरेगी। इन मीनार के अंदर भी स्पाइरल सीढ़ियां बनी हुई है जिनकी हेल्प से ऊपर जाया जा सकता है। अब ताजमहल का एक पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं। ताजमहल का यह मेन एंट्रेंस गेट है। जैसे ही आप एंटर होते हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी चीज से पर्दा उठाया जा रहा है और ताजमहल आपके सामने अनवेल होता हुआ दिखाई देगा।
इसके बाद में सबसे पहले आप पहुंचोगे चारबाग गार्डन में, जिसकी लेंथ 100 मीटर की है। इसके बाद में एक सैंड स्टोन का बेस बना हुआ है और इस बेस के ऊपर एक साइड में एक दरगाह बनी हुई है। ताजमहल की दूसरी साइड में गेस्ट हाउस बना हुआ है, जो पुराने टाइम के स्पेशल गेस्ट के लिए शायद बनाया गया था। इसके बाद में ताजमहल की मेन बिल्डिंग का बेस आता है, जिसके ऊपर इस शानदार मकबरे को बनाया गया, जो शान से दुनिया का 7वां अजूबा बनकर खड़ा है। और हमें इस बात का प्राउड भी है कि ऐसा शानदार स्मारक अपने देश भारत में बनाया, जो हर साल वर्ल्ड वाइड 70 लाख लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उम्मीद करता हूँ ताजमहल आपको इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत अट्रैक्टिव लगा होगा। हमारी 3D कम्युनिटी में आपका मोस्ट वेलकम है और आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, चैनल की मेंबरशिप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू।